रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए माँ जो है वो उसकी बात सुनना ही नहीं चाहती है। आपको किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं? ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात है। एज ए डायरेक्टर अगर हम नितेश तिवारी की बात करें, रामायण बना रहे हैं, 4000 करोड़ की इतनी बड़ी फिल्म। मैंने उनसे ज़्यादा कूल डायरेक्टर नहीं देखा। शर्मा जी नमकीन आपने उसमें ऋषि कपूर जी की बहन का किरदार आपने निभाया है। बहुत थक जाते थे ऑब्वियसली, है ना, उनकी जो तबीयत थी। आबिदा परवीन जी को भी सामने से रिकॉर्ड करते हुए देख चुकी, उनसे रिकॉर्डिंग्स करवा चुकी हैं। वो पसंद करती थी नॉर्मली दिन के सेकंड हाफ में रिकॉर्ड करना, तो हम लोग शुरू करते थे शाम को 4 बजे 5 बजे और फिर रात के 2-3 बजे तक हम लोग उसको करा करते थे। जानवी अपने इंटरव्यूज में अक्सर ये कहती आई हैं कि वो जितनी प्रिविलेज्ड हैं वो उसका गिल्ट हमेशा अपने साथ में लेकर चलती है। एक एक सीन को लेके, एक लाइन को लेके वो बहुत मेहनत करती है। हाय, मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जितनी कमाल की कलाकार हैं, जितनी कमाल की एक्टर हैं, उतनी ही कमाल की सिंगर भी हैं। आपने उन्हें एक्टिंग करते हुए तो पर्दे पर कई बार देखा होगा। हाल ही में उनकी एक ऐसी वेब सीरीज़ आई है जिसके बारे में पूरे इंटरनेट पर चर्चा है, और जब मैं आपको उनका नाम बताऊंगी आई एम श्योर आप पहचान जाएंगे वो कौन है। लेकिन आज हम उनकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं के बारे में बात करेंगे, उनकी एक्टिंग के बारे में बात करेंगे, उनकी गायकी के बारे में बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को समझने जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं अंजुमन सक्सेना जी। कैसी हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना कुछ आपने कह दिया मेरे बारे में बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आके आपसे बात करें। जी, चिरैया से मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि अभी अभी चिरैया रिलीज़ हुई है और सोशल मीडिया पर इसकी जिस तरह से बातचीत शुरू हुई है, ऑफ कोर्स एक जो धड़ा है वो बात कर रहा है कि किस तरीके से ये वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात होनी ज़रूरी है। मैरिटल रेप पर बात करती है, वो सब्जेक्ट जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोग बात करना नहीं चाहते हैं, जानते नहीं हैं या बचते हैं बात करने से। तो जब मैंने एक वीडियो बना के डाला था सोशल मीडिया पर इस सीरीज़ के बारे में, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट थे। वो कमेंट जो ये प्रूव करते हैं कि ये आज के समय में, इस समय में ये सीरीज़ बनना क्यों ज़रूरी था। जो किरदार है पूजा का, वो जब अपनी माँ के पास आता है, आपने उनकी माँ का किरदार निभाया है, वो अपनी माँ से जब बोलती है कि मैंने ना कहा था, तो उसकी माँ बोलती है तो सबके साथ होता है। ये इस किरदार के बारे में बताइए, जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई, जब आपको इस रोल के बारे में बताया गया, तो क्या रिएक्शन था आपका? तो जब मेरे पास ये रोल आया था, रोमिल ने मुझे जब कॉल किया था कि मैम ऐसे ऐसे एक सीरीज़ है और उसमें ये आपका किरदार है, और बेस जो इसका सब्जेक्ट है वो ये है, मैरिटल रेप। तो मैंने कहा अच्छा, और फिर जब मुझे किरदार के बारे में बताया गया कि आप वो माँ हैं जो इस चीज़ को नहीं मानती, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि ओ अच्छा ऐसा है, क्योंकि मैं इस बात को से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मैं समझती हूँ कि सहमति बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए, क्योंकि ये मेरी विचारधारा के विपरीत का एक कैरेक्टर था, तो मुझे थोड़ा चैलेंजिंग भी लगा, और मुझे ये भी लगा कि ज़रूरी है इसके बारे में कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए आज के टाइम में। तो मैंने इसके लिए हाँ करी। मैंने कहा हाँ ठीक है, हम करते हैं इसको। तो ये था। जी, मैं दिव्या दत्ता की बात ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कमलेश का किरदार पकड़ा है, मतलब हमने उन्हें बहुत सारी फिल्मों में देखा है, वीर ज़ारा हो या फिर भाग मिल्खा भाग हो, उनके कितने ऐसे किरदार हैं जिसको उन्होंने आत्मसात कर लिया। तो ये जो कमलेश का किरदार है, बल्कि मैं ये सोच भी रही थी जब मैंने ये सीरीज़ देखी कि हर किसी की ज़िंदगी में कमलेश होती नहीं है। वो एक लड़की जो हाथ पकड़कर उसको सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करे। तो उन्होंने जिस तरीके से नुआंसेस पकड़े हैं उस कैरेक्टर के, कैसा प्रोसेस रहता है उनका सेट पे, वो किस तरीके से किरदार को आत्मसात करती हैं, प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताइए। तो देखिए, दिव्या के बारे में मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि वो बहुत ही मंझी हुई कलाकारा हैं और कितने सालों से, वर्षों से वो काम कर रही हैं, और वो चाहे जो भी रोल लेती हैं वो उसमें इतनी अच्छे से वो उसमें घुल मिल जाती हैं और उसको वो करती हैं। तो उसी तरह से कमलेश का जो कैरेक्टर है, क्योंकि उसका एक बड़ा अलग तरीके का ग्राफ है इसके अंदर। कहाँ से वो शुरू होती हैं कि औरत की ज़िंदगी न्यूज़पेपर के
पीछे वाले पीछे पन्ने वाले से से शुरू शुरू होती है और उसके बाद में वो आगे के पन्ने पर आती है और उसके बाद धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है और वो जो एक कैरेक्टर है अलग तरीके से वो डेवलप होता है। और ऑफ कोर्स मतलब मैं क्या ही बोलूँ उसकी एक्टिंग के बारे में, वो तो कमाल ही है। लेकिन अगर आप कहो कि जो दूसरी चीज़ हमने बोली कि कमलेश जैसा एक कैरेक्टर हर एक की ज़िंदगी में नहीं होता और बहुत ही मुश्किल है, नहीं होता। ज़्यादातर वही होता है कि हमने भी तो किया तो तुम भी करो। हाँ, तो तुम इतना क्या सोच रही हो उसके बारे में? तो ये कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। और ख़ास तौर से इस कैरेक्टर का तो जो विश्वास अपने देवर पे था था। कि भाई वो तो गलत हो ही नहीं सकता, वो वाली जो बात थी। तो उसके बाद ऑब्वियसली यू नो आई एम श्योर उनका एक प्रोसेस रहा होगा। मैं उस बारे में तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो कैसे सोच रही थी या क्या कर रही थी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से वो इसको एक एक सीन को जिस तरह से किया। और एक वो सीन के लिए तो मैं बहुत बड़ी दाद देती हूँ उसको कि जो जब वो उसने कथा सुनाई है बैठ के, वो कथा जो सुनाई है और जिस तरीके से वो सुनाई है एंड इतना बड़ा वो सीन, मतलब उसने पूरा उसको कंठस्थ कर रखा था। अच्छा। और वो एक के बाद एक बोलती गई और साथ में एक्सप्रेस करना, सिर्फ बोलना नहीं होता है, एक्टर को एक्सप्रेस भी करना होता है। तो बहुत ही अच्छा। आप लोगों के साथ में सीन्स भी हैं कुछ कुछ, जब वो हाथ पकड़ के कमलेश लेकर के आती है पूजा को घर और कहती है कि ये तो उस तरह के लोगों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी। तो जब इस तरह से एक इतने मंझे हुए, क्योंकि आप दोनों मंझे हुए कलाकार हैं, इनफैक्ट उस सीरीज में सारे कलाकार वो हैं जिन्होंने बहुत बारीकी से अपने किरदारों को पकड़ा है। तो जब इस तरीके का कोई सीन होता है तो क्या आपस में वो बैठ करके आप लोग पहले सीन डिस्कशन करते हैं या आपको अपनी अपनी स्क्रिप्ट्स मिलती हैं और आप लोग जा करके परफॉर्म करते हैं? कैसे होता है प्रोसेस? नहीं नहीं, हम रीडिंग करते हैं, ऑफ अच्छा। कोर्स बिल्कुल रीडिंग होती है और एक फ्लो समझा जाता है। समझते हैं कि किस तरह से होगा, कि कहाँ से आप जा रही हैं और कहाँ पे है और किस पॉइंट पे इंटरवेंशन है, किस पॉइंट पे हमको वो करना है। तो वो ऑब्वियसली वो डिस्कशन तो होता है, वो तो हम करते ही हैं। तो ये तो अगर हम ये ना करें, एक रीडिंग ना हो और उसका एक फ्लोर समझ में नहीं आएगा तो फिर बहुत मुश्किल होता है। फिर आप एक दूसरे के संग तालमेल नहीं बिठा सकते। तो वो तो होता ही है, वो तो हमने किया, इसमें भी किया। तो वो इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप कितना रहता है? इम्प्रोवाइजेशन का बहुत स्कोप होता है इन द सेंस कि आप रीडिंग करते हैं तो आप उस वक्त उतना इमोट नहीं करते हैं। लेकिन जब आप फाइनली उस सीन को कर रहे होते हैं तो आपके अंदर का जो एक एक्सप्रेशन होता है या उस वक्त की जो एनर्जी होती है वो कैसे प्रोजेक्ट होनी है, वो तो इम्प्रोवाइज्ड ही होता है। उसको आप एकदम ऐसे कट टू कट आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि इस वक्त पे मैं रोऊंगी, इस वक्त पे मैं हंसूंगी या कुछ है, ऐसा नहीं हो पाता है। वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है और अगर वो नेचुरल नहीं होगा तो वो बहुत बनावटी लगेगा। तो इसीलिए वो तो इम्प्रोवाइजेशन वहाँ पे तो आती ही आती है, वो तो है। कोई उदाहरण से बता सकते हैं किसी सीन के कि ये ऐसा लिखा हुआ था और इम्प्रोवाइजेशन के बाद इस तरह से हुआ, आपकी किसी भी फिल्म के? किसी भी फिल्म का? हाँ। तो जब हम बवाल कर रहे थे तो बवाल की जब हम इनफैक्ट जब 2-3 दिन का टाइम रखा था नितेश जी ने रीडिंग के लिए कि भाई हम 3 दिन रीडिंग करेंगे, तो पता चला हम 4 जने बैठे, पूरी फैमिली, मतलब मैं, मनोज बाबा जी एंड वरुण धवन और जानवी, और हम चारों जने बैठे और हमने जब रीडिंग करी तो एक दिन में ही हम लोगों ने क्योंकि हम ऑलरेडी स्क्रिप्ट पढ़ चुके थे, तो एक ही दिन में जब हमने रीडिंग करी तो नितेश जी ने बोला कि मैं तो फालतू में 3 दिन का टाइम रखा, ये तो एक ही दिन में पूरा का पूरा हो गया और रीडिंग करके हम लोग फ्री हो गए। तो कहते हैं अब क्या अगले 2 दिन में? कोई नहीं, आराम करेंगे, क्या करना है। तो ऐसा हो जाता है। और फिर उसके बाद में जब हम लोग सेट पर गए तो बहुत ही अच्छा ये था कि नितेश जी ने बोला कि देखिए आप लोगों की रीडिंग हो गई है, आप लोगों को पता है कि क्या करना है, अब मैं कुछ बोल नहीं रहा, अब आप जाइए, आप खेलिए अपने कैरेक्टर से। अच्छा। आप करिए उसको। तो उसके अंदर कुछ कुछ सीन है, जैसे एक सीन है मनोज जी का जहाँ पे वो कुछ
पैसे मैं दे रही हूँ, कुछ होता है वो तो उन्होंने धीरे से मेरे गाल पे ऐसे किया। वो कोई सोची हुई चीज़ नहीं है, वो इम्प्रोवाइजेशन था कि वो इस तरह से करेंगे और मैं देखूंगी और करूंगी, तो वो एक साथ ऐसे ना हो जाता है। जब आपका थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं ना कंफर्ट लेवल भी आ जाता है बातचीत करते करते, क्योंकि साथ में बैठ रहे हैं उठ रहे हैं तो होता है, और रीडिंग करके, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये इम्प्रोवाइजेशन में आ जाती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें, और एक्चुअली छोटी चीज़ें ही इम्प्रोवाइजेशन में आती हैं। आपका क्या होता है कि जैसे आप शूट कर रहे हैं, जैसे आज भी आपने कैमरास लगाए हैं तो कैमरा एंगल एक पर्टिकुलर तो होता ही है, वो रखना पड़ता है, लेकिन एक दायरा होता है कि हम उससे बाहर नहीं जा सकते, नहीं तो हम आउट ऑफ कैमरा हो जाएंगे, और उसके इधर इससे ज़्यादा पास नहीं आ सकते, प्लस थ्रो आपका कैसा है, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, कहाँ से कैच हो रहा है, तो वो मूवमेंट के संग इम्प्रोवाइजेशंस तो आते ही आते हैं, तो वो सब तो चलता है। आपने बवाल की बात की, नितेश तिवारी पर मैं आना चाहूँगी। रामायण बना रहे हैं, 4000 करोड़ की इतनी बड़ी फिल्म जिसको वर्ल्ड लेवल पर वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसी हिसाब से बना रहे हैं। एज ए डायरेक्टर अगर हम नितेश तिवारी की बात करें तो उनका प्रोसेस कैसा रहता है काम करने का? जैसे हर डायरेक्टर का अपना एक तरीका है काम करने का, उनका क्या प्रोसेस रहता है काम करने का? देखिए, मैंने तो एक फिल्म करी उनके साथ, बवाल, और मैंने उनसे ज़्यादा कूल डायरेक्टर नहीं देखा। कुछ ज़्यादा बोलना ही नहीं, अगर ज़रा सा कुछ बताना भी है तो बस पास आके बता दिया कि अच्छा बस ये इसको थोड़ा एक ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो मतलब इतने शांत वातावरण में वहाँ पे शूटिंग होती थी कि आई एम श्योर कि अब ये जो मेगा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे में क्या माहौल रहा होगा या कैसे किया होगा वो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का वो ये था कि सबसे ज़्यादा कूल एंड कंपोज डायरेक्टर, जो बस आपको फ्रीडम दे के आपको कह दिया कि अब आप करिए। अच्छा। तो मतलब इनफैक्ट ये भी हुआ कि उन्होंने फाइनल शूट के टाइम पे जितने दिन का रखा था मेरा और मनोज जी का, तो वो सीन्स हमारे इतने जल्दी जल्दी होने लगे, तो कहते हैं आप हमने इतने दिन रखे थे, आपने तो 2 दिन कम में, कहते हैं रोज मेरे को कल के सीन आज खींचने पड़ रहे हैं क्योंकि आप लोग फटाफट कर रहे हैं इसको, और एक एक सीन खत्म होता जा रहा है, तो कल का भी हम आज कर रहे हैं, तो अब मैं कैसे अपना मेरी प्लानिंग को आपने बिगाड़ दिया। मैंने कहा अब ये तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो ये था। चिरैया पे वापस आती हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीन्स थे इस सीरीज़ में जो मेरे साथ रह गए, जो ऐसा नहीं कि सीरीज़ ख़त्म हुई और मैं उन सीन से बाहर आ गई, कई दिनों तक मेरे साथ रहे, जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर किया, जिस पर मैंने लोगों से बात की। जब आप परफॉर्म कर रहे थे एक एक्टर के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर, वो कौन से ऐसे सीन्स थे जो आपके साथ रह गए, जिनको आप भुला नहीं पाए, और जो सबसे टफ थे आपके करने के लिए? मेन तो यही सीन जो मेरा और मेरी बेटी का इंटरेक्शन है, क्योंकि वो क्या था ना कि उसमें मेरी खुद की विचारधारा को साइड में रख के मुझे वो करना था, जो कि मैं एकदम उसको एक तरीके से बिल्कुल मैं उसको अपने पास आने का भी मौका नहीं दे रही हूँ। मैं उससे कह रही हूँ कि तुम अब यहाँ की हो ही नहीं, यू नो, अब तुमको वहीं रहना है जहाँ तुमको हमने भेज दिया है। तो वो जो एक सीन था ना, क्योंकि जब होना था तो मैं ये सोच रही थी कि ये इसको कैसे किया जाए, क्या होना चाहिए, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, किस तरह से उसे किया जाए, कितना मुझे उसकी बातों को कैजुअली लेना है। जब मैं उससे कहती हूँ कि मुँह उठा के चली आई तुम सुबह, क्या सोच रहे होंगे वो लोग। सो ये एक थॉट है कि माँ जो है वो उसकी बात सुनना ही नहीं चाहती है। उसको सिर्फ ये लग रहा है कि सोसाइटी क्या कहेगी कि बेटी जो है वो शादी के अगले दिन उठकर आ गई है। उसके दिमाग में सिर्फ वही चल रहा है, और दूसरी चीज़ें चल रही है कि घर की हालत कैसी है, बेटे की नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बाकी सब चीज़ें सोच रही है, लेकिन बेटी के बारे में नहीं सोच रही है। उस सीन में ना मैंने एक चीज़ देखी कि माँ ना जब उससे बात कर रही है तो उससे नज़रें नहीं मिला रही है। मतलब हो सकता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन गलत हो, लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा कि वो नज़रें नहीं मिला रही है। तो मैं जो पढ़ पाई उस सीन से वो ये कि वो जानती तो है, अपनी बेटी का दर्द समझ तो रही है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों से घिरी हुई है कि समाज क्या कहेगा, फिर वो घर परिवार की जो स्थिति है।
तो वो पकड़ना और उस तरह से उस सीन को करना, वो हाँ, कितना मुश्किल रहा होगा वही आपके लिए? वही क्योंकि जो मैं कह रही हूँ ना कि उस वक्त तो उस किरदार के अंदर एकदम घुसना, वो बहुत ज़रूरी बहुत, था। और वो सही बात है कि मैं जब भी उससे बात भी कर रही हूँ तो मैं नज़र नहीं मिला सकती उससे, क्योंकि अ, मैं मतलब चाहते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी ना उस बात को, वो वाली बात है। तो इसीलिए मैं उससे डायरेक्टली नज़र नहीं मिला रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। सिर्फ़ एक वक़्त मैं उससे नज़र मिला के बात करती हूँ, उसका हाथ पकड़ के जब मैं कहती हूँ कि तुझे पता है ना घर की क्या हालत है, तेरे भाई की नौकरी लग जाएगी। तो वो एक है, वो एक प्लीडिंग है उसमें भी। और जब बाद में ये जब उसके हस्बैंड हॉस्पिटल में है, तब भी आँखों ही आँखों में उसको कहा है कि तू चली जा, मतलब वापस घर चली जा, मत कर ऐसा। क्योंकि उसको तो पता ही नहीं ना कि ये मैनिपुलेटिव है, उसको लग रहा है वाकई कुछ हो गया है उस वक्त। तो ये सारी जो जो चीज़ें हैं, क्योंकि आप इसमें क्या बोलोगे, कह नहीं सकते, चाह के भी नहीं कह पा रहे। तो एक दुविधा में भी है वो, सब कुछ समझ भी रही है लेकिन फिर भी नहीं समझना चाहती। तो वो है किरदार का। मैंने आपको बताया कि मुझे कैसे कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में पढ़ने मिले इस वीडियो के बाद। आपको किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, किस तरह का फीडबैक, या लोग किस तरह से बात कर रहे हैं आपके आसपास के इस टॉपिक के बारे में? अब आपको लगता है वो चेंज आया जो लाना चाह देखो रहे थे? हाँ, जो मेरे इमीडिएट सर्कल है वो सब तो सिर्फ यही, मतलब इतना ही आ रहा है कि बहुत इम्पैक्टफुल है सब्जेक्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है। लेकिन मैं ये तो देख रही हूँ कि जो मैं अदरवाइज फीड्स में देख रही हूँ उसमें यही दिख रहा है कि ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात है, क्यों क्यों इसके बारे में इतना क्यों सोचना। एंड जैसा कि मुझे किसी और ने भी पूछा एक इंटरव्यू में कि ये कह रहे हैं कि ये जेंडर बायस है। मैंने कहा नहीं, तो मैंने कहा नहीं, जेंडर बायस नहीं है, ये तो एक सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि आपको अवेयर करने के लिए कुछ कोशिश करी जा रही है, सिर्फ वही है। इसमें ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी है कि लड़के ऐसे ही हैं या लड़कियां ऐसे ही सफ़र करती हैं। लेकिन एक सेक्शन है जो इसके जो इनसे गुजरता है, तो उनके लिए भी सोचना ज़रूरी है। और जेंडर बायस होता तो कमलेश का पति भी उसी तरह का दिखाया गया वो होता। तो वो नहीं है कितना ना, वो अंडरस्टैंडिंग कितना अंडरस्टैंडिंग है। वो कह रहा है कि तुम जाओ, तुम करो, तुम खड़ी हो जाओ, तुम करो ये सब काम। और वो कहता है ना अल्टीमेटली आई लव यू। अल्टीमेटली लास्ट में, यस। तो वो अपनी स्ट्रेंथ उसकी वहाँ पर आ ही रही है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए उस तरह की भी बात नहीं है, क्योंकि आपको उसी घर का एक और बेटा दिखाई दे रहा है जो समझ रहा है बात को, जो रात को अपनी बीवी के पैर भी दबाता है ना। वो सब चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। वो इसलिए क्योंकि उसे पता है कि वो कितनी थकी हुई है, क्या है। तो हर तरह के लोग होते हैं। और तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ और देखिए क्या होता है ना कि आप जब भी कभी किसी पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। तो ये भी एक बार एक लोग कहेंगे ना कि भाई आप ऐसे कर रहे हो क्योंकि आपके यहाँ भी ऐसा होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अगर हम किसी बारे में बात करना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ इसीलिए कि क्योंकि इसके बारे में बात नहीं होती है। यस, यही बात है। मैं शर्मा जी नमकीन पे आऊँगी। आपने उसमें काम किया है और ऋषि कपूर जी की बहन का किरदार आपने निभाया है। जी। उनके बारे में ना जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हुई है, तो उनका ये कहना है कि वो बहुत माइन्यूटली, मतलब अगर उनका सीन नहीं भी है ना, वो बहुत माइन्यूटली एक एक सीन देखते थे। उनका काम करने का तरीका वैसा था कि वो गलतियां बहुत तरीके से पकड़ लेते थे और फिर बताते थे। आपका कैसा अनुभव रहा उनके साथ काम करने का? क्योंकि ये वो दौर था जब उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद इसे फिर परेश रावल जी के साथ शूट किया गया। तो वो कैसा था शूट करना? तो मेरे को तो मतलब मैं कहूँगी कि अपने आप को बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट महसूस करती हूँ कि मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, बैठ के बात करने का। क्योंकि वो जो है उस वक्त रिकवर करके ही आए थे। फिर अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हुआ सबको पता ही है। लेकिन ये है कि उनका भी ना सारा चीज़ को करने का तरीका, और वाकई छोटा छोटा कि अगर वो
केक कटिंग का भी सीन था, तो उसके अंदर कैसे होना चाहिए, कौन किधर होना चाहिए, या बच्चे हैं तो उनके साथ क्या इंटरेक्शन होना चाहिए और किसके संग उनका इंटरेक्शन कैसा होगा, उस पे वो पूरा डिस्कशन करते थे डायरेक्टर के साथ। सिर्फ ये नहीं कि वो है, और डिस्कस करते थे और लॉजिकल डिस्कशन कि भाई ये ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वरना इसका सेंस नहीं बनेगा। बहुत थक जाते थे ऑब्वियसली, यू नो, उनकी जो तबीयत थी, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही एक्शन का टाइम होता था, आप समझ भी नहीं सकते कि ये वही इंसान है जो कि अदरवाइज बैठा है तो उसको थकान महसूस हो रही है। मतलब प्रोफेशनलिज्म तो एक बात है, लेकिन वो जो पैशन होता है ना कि ये मेरा काम है और ये मुझे पूरी शिद्दत से करना है, वो मैंने देखा उनके अंदर। यस, आप ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर भी हैं जी। और क्या ये मदद करता है एक कलाकार की, जैसे क्योंकि हाव भाव तो गाने में भी होते हैं और जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो वो चेहरे पर आ जाते हैं, तो क्या ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर होने ने आपकी एक मंझा हुआ एक्टर होने में मदद की है? बिल्कुल करी है, बिल्कुल करी है। अगेन यही बात मैंने कहीं और भी कही थी, तो ये कि क्योंकि रस, नवरस, चाहे वो नृत्य हो चाहे वो गायन हो, दोनों में होते हैं, और वही आपकी एक्टिंग में भी होते हैं। तो अगर आप कोई सैड सॉन्ग गा रहे हो, मैं लाइट म्यूज़िक की बात करूं, अगर आप गा रहे हो तो उसके जो अंदर एक भाव होता है, उसको जब तक आप महसूस करके नहीं गाओगे तो आप अच्छा नहीं गा रहे हो। या फिर अगर आप डांस भी कर रहे हो तो जब तक वो रस आप फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं इमोट कर रहे हो तो वो अधूरा हो जाता है। तो सेम चीज़ जो है वो एक्टिंग में है। तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल लगता है कि मेरा जो गाने का जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ट्रेन क्लासिकल सिंगर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं क्लासिकल गाती नहीं हूँ रेगुलरली, वो सिर्फ मेरे रियाज़ के लिए रह जाता है, क्योंकि उसके लिए तो बहुत साधना चाहिए और उतना मैं नहीं कर पाई समहाउ। लेकिन जो है मैं लाइट म्यूज़िक के मेरे शोज़ होते रहे, मैं गाती हूँ, गज़लें गाती हूँ, या फिर कभी रेट्रो हिंदी है ये सब गाती हूँ, तो उसमें जो भी गाना है ना, अगर शरारत है तो फिर शरारत, अगर उसमें दर्द है तो फिर दर्द, वो सब एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, तो वो सेम चीज़ जो है एक्टिंग में भी काम आती है। बिल्कुल। आप क्या 2 लाइन गुनगुना सकती हैं हमारे दर्शकों अरे अब वही है, देखिए मैं कुछ भी। ठीक है, तो मैं गज़ल का ही 2 लाइनें गा देती हूँ। रंजिश ये सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ये सही आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ये सही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप गा रही थी ना, तो मुझे ये याद आया कि आप तो लता मंगेशकर जी, आबिदा परवीन जी को भी सामने से रिकॉर्ड करते हुए देख चुकी हैं, उनसे रिकॉर्डिंग्स करवा चुकी हैं। उनके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। क्योंकि उन सब के बारे में हम आप जैसे लोगों से ही जान पाते हैं जिन्होंने उन्हें 1 on 1 देखा है। जी तो जी जी, मैं मतलब अपने को भी बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ कि लता दीदी के साथ कुछ भी मुझे करने का मौका मिला, यू नो, उनको रिकॉर्ड करने का मौका मिला। कौन सा गाना रिकॉर्ड किया था? नहीं, उनके साथ हमने मैं जब उस वक्त टाइम्स म्यूज़िक में थी, अब वापस हूँ वो अलग बात है, लेकिन उस वक्त थी तो हमने साईं पे प्रोजेक्ट किया था, भजन उनके थे, तो जो हमने रिकॉर्ड करे थे वहाँ पे। और सबसे मुश्किल बात जो मेरे लिए थी
वो ये थी कि अगर वो गा रही हैं और अगर बाई चांस ज़रा सा कुछ लगा ऊपर नीचे तो अब उनसे कहे कैसे कहा जाए। तो बहुत ही शांति से उनसे बोल के किया है, लेकिन बहुत ही अकोमोडेटिंग। इसके अलावा ये भी होता था कि हमें तो कहने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि वो इतनी परफेक्शनिस्ट थी कि वो जब तक खुद उस चीज़ से खुश नहीं हैं तो वो छोड़ेंगी भी नहीं उसको करना। तो हमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए बस यही होता था कि अच्छा ठीक है दीदी, थोड़ा सा इस तरह से भी करके देख लीजिए, इतना बोल दिया और वो चीज़ हो गई। और बहुत ही अच्छी रिकॉर्डिंग्स हुई। तो और उसके अलावा क्योंकि उषा जी और आशा जी के साथ भी कुछ ना कुछ करा हमने काम, तो उनके यहाँ आना जाना मेरा हो गया था। और मैं कहूँगी कि बहुत ही लकी थी मैं कि मुझे फिर वो एक ऐसा रिश्ता हो गया कि गणपति पे भी वहाँ पे मैं जाती थी दर्शन के लिए, क्योंकि उनके यहाँ रेगुलर होता था, ये सब होता था। तो बस ऐसा लगता था कि उनसे सिर्फ 2 मिनट बात भी कर ली ना तो ऐसा लगता था वो जीवन सफल हो गया। और आबिदा जी के बारे में आप पूछ रही हैं, तो आबिदा जी जब आई थी इंडिया फर्स्ट टाइम, हम लोगों ने उनको जब रिकॉर्ड किया था यहाँ, ये 2001 की बात है। तो मतलब इतनी सिंपल, जिसे सूफ़ी अगर कोई उन्हें कहा जाता है तो वो सूफ़ी ही हैं। तो ये होता था कि वो आई हैं और वो काफ़ी डिस्टेंस से ना, वहीं से उनका झुक के आदाब होता था, हम भी कर रहे हैं, वो हम 3-4 दफ़े कर रहे हैं और वो यही करी जा रही, तो हम कहते थे अब कितनी बार आदाब करें। लेकिन वो इतनी सिंपल थी, बहुत सॉफ्ट स्पोकन थी, नहीं मतलब हैं इतनी सॉफ्ट स्पोकन और सब। और बस वो सिर्फ संगीत को ही जीती हैं, सिर्फ वही जीती हैं वो। तो उनके संग भी काम करने में बहुत ही मज़ा आया। और वो जब रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे थे उनकी, तो वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो हुआ करता था एक ज़माने में। पुरानी कोई भी आप पिक्चरें देखेंगे तो उसमें आपको वही एक नाम स्टूडियो का दिखाई देता है। तो वहाँ पे दमन सूद जी साउंड इंजीनियर थे उस वक्त, और वो और अविनाश ओक जी, 2 लोग। तो वो लोग माइकिंग वगैरह करते थे। हमारी जो रिकॉर्डिंग होती थी, अब जैसे आपका ये स्टूडियो है, तो एक तरफ कंसोल है जहाँ हम बैठे हैं, उनको रिकॉर्डिंग चल रही है, हम सुन रहे हैं, और दूसरी तरफ पूरा ऐसे महफिल वाला जो एक होता है ना, वैसा एक सेटअप होता था जिसमें सब म्यूजिशियंस लाइव और आबिदा जी बैठी हैं। तो हमको ऐसा लगता था जब हम रिकॉर्ड करते थे कि हम तो एक लाइव कॉन्सर्ट सुन रहे हैं। और वो पसंद करती थी नॉर्मली दिन के सेकंड हाफ में रिकॉर्ड करना। तो हम लोग शुरू करते थे शाम को 4 बजे 5 बजे, और फिर रात के 2-3 बजे तक हम लोग उसको करा करते थे। और उनके साथ ऐसा जुड़ाव होगा मेरा कि आज भी वो लोग मुझे पूछते हैं, बात करते हैं, सब कुछ ठीक है। हाँ, बात तो इतनी नहीं हो पाती, इतना ऐसा नहीं होता, बट हाँ उनकी बेटी का बीच बीच में आता है मैसेज कि ये नया उनका निकला है अम्मा का, तो वो भेज देती हैं कि ये उन्होंने रिकॉर्ड किया। तो मुझे वो मौका मिल जाता है सुनने का। पर सादगी वाकई में, और उनका रेंज गाने का कमाल। मतलब मैं अभी बात कर रही हूँ ना, तब भी मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। लेकिन वो जब गाती थी ना, जब हम बैठ के सुन रहे होते थे, तो ऐसा लगता था कि वाकई में ना, क्योंकि वो गाती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उनकी ना लौ लग जाती है ऊपर वाले से। वो आप फील करते हो उस चीज़, वो रूहानियत जो आती है, रूहानियत जैसे दीदी का, लता दीदी का, जैसे उनका वो जो भी गाएं तो ऐसा लगता है कि बस वो कनेक्टेड हैं, यू नो। क्योंकि मतलब उनसे बड़ी गायिका हम लोग किसी को मान ही नहीं पाते हैं। लेकिन मतलब और वो क्लासिकल और ये सब हर तरीके की उनके होते थे। और मुझे तो खैर आशा जी भी बहुत पसंद है। और उनका जो स्टाइल है वो एक अलग ही स्टाइल है, और मुझे बहुत 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 पसंद है। और क्योंकि हम यहाँ पर स्टाइल की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा क्या करने में मज़ा आता है, लाइव शोज़ करने में या कैमरा के सामने एक्टिंग करने में? विच इज़ योर फेवरेट पार्ट? एक्चुअली लाइव शो में मुझे बहुत मज़ा आता है। जब मेरे अपना म्यूज़िक के मैं
कॉन्सर्ट करती हूँ, तो मुझ में बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक तो क्या होता है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होती है, एप्रिसिएशन यस जो होता है, तो थिएटर भी जब आप करो तो ऐसा ही होता है, तो ऑब्वियसली उसका एक मज़ा अलग होता है। लेकिन क्योंकि अब ये एक मेन मेरा एक कोर हो गया है एक्टिंग का, तो और धीरे धीरे जैसे 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 कैरेक्टर्स को समझ के एक्ट आउट करने का मौका मिलता है, तो मैं कहूँगी कि अब तो प्यार डिवाइड हो गया है यहाँ भी और वहाँ भी। यस आपने बवाल में काम किया, मैं जानवी पे आऊँगी क्योंकि जानवी अपने इंटरव्यूज़ में अक्सर ये कहती आई हैं कि वो जितनी प्रिविलेज्ड हैं वो उसका गिल्ट हमेशा अपने साथ में लेकर चलती हैं और वो बहुत प्रेशराइज्ड फील करती हैं इस चीज़ से, क्योंकि उनको पता है कि वो बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ एक्सेस को लेकर। तो जब वो सेट पे होती हैं और वो कहती हैं वो अपने काम के लिए बहुत मेहनत करती हैं, बहुत जितनी शायद लोगों को दिखाई नहीं देती है उतनी, तो वो कैसी हैं सेट पे, किस तरह से उनका क्या प्रोसेस है काम करने का? बहुत ही, मैं कहूँगी कि जिसे कहा जाए, चाहे वो वरुण धवन हो चाहे वो जानवी हो, दोनों का मैंने देखा है कि एक होता है ना कि घर के का माहौल जिसमें आप पले बड़े होते हो, बहुत ही ग्राउंडेड है, बहुत ही ग्राउंडेड है दोनों। और जानवी और ये दोनों ही मतलब बहुत मेहनत करते हैं, और वो सही बोलती है कि मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है, एक एक सीन को लेके, एक एक लाइन को लेके वो बहुत मेहनत करती है, मतलब कि समझ के कैसे करना है, क्या करना है। और उसको महसूस होता है क्योंकि कई बार बहुत सी बातें उठती हैं, तो उसकी वजह से महसूस होता है कि फिंगर पॉइंटिंग हो रही है, सब हो रहा है, तो इट्स जस्ट दैट। तो लेकिन बट आई थिंक आई रियली फील कि करना नहीं चाहिए, बिकॉज यू नो अननेसेसरी प्रेशर नहीं बिल्डअप करना चाहिए, बिकॉज वो एक लीनियत से आ रही है, तो इसीलिए शायद लोग बाग ना एक होता है ना कि आपकी एक्सपेक्टेशंस एक अलग तरह की हो जाती हैं। लेकिन हर किसी का अपना एक दायरा होता है, हर किसी का अपना एक काम करने का तरीका होता है, तो मेरे हिसाब से उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि आपको वो कौन सी मूवी थी उसकी, जेरी वाली जो एक मूवी थी हो गई थी, तो वो उसके उसमें मतलब किस तरह से उसने उस रोल को किया है, वो उसकी बाद हम लोग मिले थे, तो वो वहाँ पे सेट पे हम लोग बात भी करते थे ना, तो वो बताती थी, कहती कि, और वो साउथ के डायरेक्टर थे कोई थे, कहती है वो उनकी मुझे आधी बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो कहते थे ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन और लिटरली वो आइस बॉक्स में उसको रखा, बंद करा था फॉर सम दिस थिंग। तो मैं सोचो कितना टफ होता है ये सब करना, क्योंकि पर्दे के पीछे कितनी मेहनत हो रही है ये देखने वाला समझ नहीं पाता। क्या होता है, मूवी देखते हैं, हाँ या ना करके निकल जाते हैं, मेहनत तो पूरी होती है और हर एक्टर की होती है, और ख़ास तौर से जो हीरो एंड हीरोइन होते हैं उनके ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। बट आई रियली फील कि ऐसा होना नहीं चाहिए, फिंगर पॉइंटिंग नहीं होनी चाहिए। एंड ऑल्सो व्हेन यू कम फ्रॉम अ सर्टेन प्रिविलेज, तो मुझे लगता है कि वो कमियां निकालना या जज करना बाकी लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। बिल्कुल, वही तो ना, आसान हो जाता है तो वो करने लग जाते हैं। प्रिविलेज तो जिसे कहा जाए कि बिजनेस फैमिली के बच्चे भी होते हैं, सिर्फ उनके चेहरे नहीं दिखाई देते तो आप ये सोचो कि उनको प्रिविलेजेस नहीं है। चाहे वो कोई भी फैमिली हो, जो भी बड़ी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे क्या प्रिविलेज नहीं हैं, लेकिन अगर वो हर वक्त स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहे तो फिर आप उनके बारे में तो नहीं कहते। यस, व्हाट एल्स इज कमिंग अप? क्या किस नए प्रोजेक्ट में हम आपको भविष्य में देख पाएंगे? Because we want to see more of you. Yeah, so Dupaiya 2 will be there. जब And भी we are वो waiting release, for Dupaiya 2. मुझे तो बहुत इंतजार है उसका। हाँ नहीं बहुत लोगों को इंतज़ार है। तो दुपहिया 1 का सक्सेस के बाद में ऑब्वियसली दुपहिया 2 का लोगों को बहुत इंतज़ार है। फिर रफ्तार मूवी जो अभी हुई आई है, हाँ वो है। फिर और कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में राजकुमार राव के साथ है ना जी रफ्तार? जी जी किस जी बारे में है ये मैं अभी नहीं बोलूँगी। अच्छा। ठीक है। ये मैं अभी नहीं बताऊँगी, लेकिन इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट, तो अच्छा लगेगा आपको देख के। और राजकुमार राव का भी एक अलग तरीके का प्रोजेक्शन आपको मिलेगा देखने को। तो
आई वुड से। और उसके अलावा कुछ एक हैं जो अनअनाउंस्ड हैं, तो मैं अभी कुछ बोल नहीं रही हूँ उनके बारे में, बट हाँ कर रही हूँ, और होपफुली और कुछ ना कुछ आता रहेगा और मैं काम करती रहूँगी जब तक है जान तब यस तक। हम चाहते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पर देखना, और आप अपने घर का इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर हमारे साथ यहाँ पर आकर बैठी, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ये काम तो जिंदगी का सबसे बड़ा काम यस है, यस, बेटे की बेटी शादी। की शादी। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो वो करके मैं आई हूँ, बस अब ये एक बार हो जाए, उसके हाँ बाद देखते हैं क्या। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच इस कॉन्वर्जेशन के लिए, और इतने प्यारे रोल्स जो आपने अपने एक्टिंग के ज़रिए हमें दिए, अपनी फिल्मों के ज़रिए जो किरदार आपने हम लोगों के जीवन तक पहुंचाए, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट थैंक करके यू। ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।